बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ाहिर है कि दुनिया भर के टीवी देखते रहते हैं और आपको मालूम है कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शाहीन बाग में ख़वातीन शहरियत बिल के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरा कर रही हैं, पुरअमन मुज़ाहरा कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ RSS गुंडों ने किस तरीके से जो है उन पर हमला किया, उनको परेशान किया और ख़वातीन के बाल खींचे, उनको ज़ख्मी किया। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ठीक उस वक्त जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर थे वो दिल्ली में ख़िताब भी कर रहे थे, तो उस दौरान भी जो है वहाँ पर RSS गुंडों ने हमला किया और मस्जिदों के जो मीनार थे उनको मुनज़्ज़म किया। और इस किस्म की सारी हरकतें की जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मज़हब के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, उनको ये ज़ेब नहीं देता। वैसे भी यह मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तक़सीम करना या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करना, ये इंतहाई गैर महज़ब इक़दाम है। आज हम इसी मौज़ू पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत हुमा बक़ाई तशरीफ़ रखती हैं और ज़ाहिर है कि उनका साउथ एशिया पर बड़ी गहरी निगाह है और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में ख़ुद उनको भी तशवीश है और उन करोड़ों लोगों को तशवीश है कि जो मुसलमानों के साथ भारत का इंतहा पसंद फ़ासिस्ट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहा है। शुक्रिया हुमा बक़ाई, आपने वक्त निकाला और यूजुअली बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात किए हुए। अब के ज़्यादा वक्त बहुत हो गया। आप ये बताइए कि जो दिल्ली में हुआ है और कल आपने वो मंज़र देखा किस तरीके से RSS गुंडे मस्जिदों पर चढ़े, उसके मीनार को उन्होंने तबाह किया, वहाँ से फिर इधर शाहीन बाग की तरफ आए और वहाँ पर उन लोगों को मतलब ये कि ख़वातीन को उनको बाल खींचे, उनको घसीटा। क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। एक तो मैं बिल्कुल एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहती हूँ और वो ये कि ये RSS के गुंडे नहीं हैं, ये मोदी सरकार है। अच्छा। ये हिंदुस्तान की रियासत, ये रियासत हिंदुस्तान है, ये सरकार है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गुजरात रीप्ले हो रहा है, तो हो नहीं सकता कि रियासत इसको रोकना चाहे और रोक ना पाए। तो ऐसा लगता है कि रियासत ने इसकी इजाज़त भी दी और इसको बढ़ावा भी दिया। और हो सकता है कि न्यू दिल्ली में ना दिया हो, लेकिन ये तो वो ट्रेंड्स और टेंडेंसीज़ हैं जो मोदी ने जब वो गुजरात में था तब उसने उसकी शुरुआत की थी और अब आप समझिए कि वो जड़ पकड़ कर एक बहुत तनावर दरख्त बन गया है। तो जो सूरत हाल कश्मीर से शुरू हुई थी, जिस सप्रेशन और ऑपरेशन को आपने कश्मीर में देखा था, अब वो पूरे इंडिया में फैल गया। लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। मुसलमान वहाँ की एक बहुत बड़ी अक़लियत है। 22 करोड़ की अक़लियत। तो इतनी बड़ी अक़लियत को आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि जो मुसलमान इस वक्त इंडिया में रहता है, वो उसने वहाँ रहने का फ़ैसला किया, वो वहाँ बाय चॉइस रहता है। आज उसे इस चॉइस की सज़ा दी जा रही है और समहाउ ऐसा लगता है कि जो कायद-ए-आज़म के अल्फाज थे, जो इस वक्त आप बहुत सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला करेंगे वो सारी उम्र अपनी शनाख्त को डिफेंड करें। देखिए, ये तो जो बात आप कायद-ए-आज़म के हवाले से कर रही हैं तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया ये एक दर्दनाक मंज़र को देख रही है और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। तो क्या आप हिंदुस्तान, क्या इतनी बड़ी माशी क़ुव्वत है कि दुनिया जो है उससे डरी हुई है और ये सारे तरीक़ेकार जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के ख़िलाफ़ हैं, उसको बर्दाश्त कर रही है? एक तो मेरा नहीं ख्याल कि डरी हुई है। दुनिया डरी हुई नहीं है, दुनिया अपने मफादात से जुड़ी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने मफादात से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ कहकर पाकिस्तान, वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ़ तो की, लेकिन उसके साथ $3 बिलियन की डील भी दी, आर्म्स डील दी इंडिया को। और वो है अब एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले। बिल्कुल। तो वो है इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, जहाँ वो बीफ अप करना चाहते हैं इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़। और इस बात का शायद इदराक नहीं है या इस बात से चशमपोशी है कि जो वो सो कॉल्ड चाइना के ख़िलाफ़ उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो जो आर्म्स रेस है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पनपती हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि साहब के उनके जो है माशी मफादात हैं, उनके तिजारती मफादात हैं, उसमें वो तो कामयाब गए। $3 बिलियन की उन्होंने बाकायदा उनसे डील हो गई, वो इसीलिए तशरीफ भी ले गए। लेकिन एक अच्छी बात हुई, मुझे आगा साहब इजाज़त दीजिए कहने की, कि आज जो वॉशिंगटन पोस्ट ने जिस तरह इस इशू को कवर किया है, वो
امید افزا ہے، کیونکہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ بڑی خبر یہ نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا تشریف لے گئے یا نیو دہلی میں تھے، بڑی خبر یہ تھی کہ جب وہ نیو دہلی میں تھے تو وہاں لاشیں گر رہی تھیں اور آگیں لگ رہی تھیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بڑی خبر ہے. اور آج شام کو جو عمران خان صاحب جب تقریر سے خطاب کر رہے تھے، جو پلوامہ کی اینیورسری تھی، اس پہ بھی انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی باوجود اس کے کہ ان کے مفادات جڑے ہیں انڈیا سے اور خطے کی سیاست کچھ اس طرح بن رہی ہے کہ ایک کنورجنس ہے نیو دہلی کے اور واشنگٹن کے بیچ میں، اس صورتحال کی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. دیکھیے یہ تو صحیح ہے. دیکھیے باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں اور باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، باتیں تو آپ بھی انٹرنیشنل سیمینارز میں جا کرتے ہیں. دیکھیے جو تشویشناک بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہندوستان پاکستان ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. ہندوستان تو ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس قسم کا تشدد مسلمانوں پہ ہو رہا ہے یا دلت پہ ہو رہا ہے یا عیسائیوں پہ ہو رہا ہے، عیسائی بچی کو اب انہوں نے ریمانڈ 15 دن کا لے لیا جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کے خونی تشدد کی صورت میں کیا ہندوستان پاکستان کے درمیان پہلی بات کیا ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کیا نہیں سمجھتی کہ یہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے اور اتنا بھیانک طریقہ کار ہو رہا ہے، کیا یہ ایک نئی ہیبت ناک جنگ کو جنم دے سکتا ہے؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے بے انتہا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس حوالے سے تقریباً سمجھے کہ وارن بھی کرتا ہے کہ انڈیا کوئی ایڈونچرزم کر سکتا ہے. آج شاہ محمود قریشی نے مس ایڈونچرزم کا لفظ استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ پھر پاکستان اپنے ڈیفنس میں تو کام اپنے انسان اپنے دفاع کے لیے تو کچھ کرے گا ہی، لیکن بار بار جب سے یہ صورتحال کشمیر میں شروع ہوئی ہے 5 اگست سے، چاہے پرائم منسٹر ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس، 31 اکتوبر کی رات کو ڈیوائیڈ کیا اس کو، بارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے، اور دیکھیے انڈیا کے اس وقت مودی سرکار کے صورتحال ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ جوڑتے ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پاکستان بیشنگ سے، اس کو نیشنلزم سے، اس کو پیٹریوٹزم سے. تو یعنی وہ یہ اس بات سے جوڑتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کسی طرح سے پاکستان کو اٹھایا جائے. پاکستان دیکھیے وہاں پر ایک ابھی ارندھتی رائے نے ایک بڑا خوبصورت لیکچر دیا، اس میں کہا کہ ہندوستان میں قبرستان کی، مسلمانوں کو تو قبر میں اتارا جاتا ہے نا، تو کہتی ہیں وہاں پہ قبرستان سے بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے 2 ہندو جو مسلمان ہیں ہندوستان میں ان کے استان ہیں، ایک استان ہے قبرستان اور دوسری استان یا جگہ ہے پاکستان. تو سمجھیے کہ یہ جو ان کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں جو وہ اس اقلیت کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ جوڑ دیتے ہیں اس سے پاکستان بیشنگ اور نیشنلسٹک ایجنڈا. اس لیے یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک صورتحال بن رہی ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان بار بار بات بھی کر رہا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے ڈپلومسی کو، اوفینسو ڈپلومسی کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس وقت تک جنگ میں کودے گا انلیس پرووکیشن انڈیا سے اس حد تک ہو جائے کہ اس کا کوئی جواب نہ دینا ہمارے لیے پاسبل نہ ہو. دیکھیے پلوامہ میں تو ہم نے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہی تھا نا، ہم نے پائلٹ کو واپس کیا، انہوں نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی، اس کی اینیورسری ہے آج. اس کے بعد جو ہم نے اٹیکس کیے اس میں ہم نے انڈیا کو یہ بات باور کرائی کہ یہ ٹارگٹ ہے اور ہم یہاں بم مانگ رہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ٹارگٹ پہ بھی مار سکتے ہیں. نہیں مگر سوال، اور اس میں سے ایک ٹارگٹ ایسا تھا جس میں انڈین ملٹری چیف بیٹھا ہوا تھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات. دیکھیے ہما بقائی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے ہمیں جو اس بات کی تشویش ہے، دیکھیے ایک شخص ہے جس کا نام نریندر مودی ہے، وہ تو بدماشی پہ اتر آیا ہے. مطلب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ ایک میڈیا کا لفظ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھی جذبات ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے آپ کے ٹوٹے ہوں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی نہ کوئی چاہے فالس فلیگ شپ آپریشن ہو، ہندوستان ضرور کرے گا. کیونکہ دیکھیے پوری آگ جو ہے نا شہریت بل کے جو خلاف ہے پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. پھر کشمیر جو ہے بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، آج 206 دن ہو گئے. تو میرا صرف آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے فالس فلیگ شپ آپریشن کیا یا انہوں نے مہم جوئی کی یا مس ایڈونچر کیا، جو بھی لفظ استعمال کر رہے تھے شاہ احمد قریشی، تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا اس سے مسئلہ؟ دیکھیے مسئلہ تو اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ شاید مودی
मोदी सरकार के कंट्रोल में नहीं रहा। आज सोनिया गांधी ने डिमांड किया है कि अमित सिंह जो हैं उनके अमित शाह जो उनके साथी हैं वो रिजाइन करें। उन्होंने बिल्कुल इसका पब्लिकली उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो इंडिया के वजीर दाखिला हैं, और समझिए ये जो इसका इस पूरी सूरत हाल के आर्किटेक्ट हैं वो अमित शाह ही हैं। मोदी तो फेस हैं इस पूरी चीज का, जो इसका आर्किटेक्ट है या जो मोदी के बाद इसको कंटिन्यू करने की ख्वाहिश रखता है या ख्वाब देखता है वो अमित शाह ही। तो आज उन्होंने अमित शाह की रेजिग्नेशन की डिमांड की है। मैं समझती हूँ कि जो हम बात तो करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके हवाले से कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रोक आएगी, जो इंडिया के इस रवैये के पाँव में बेड़ी डालेगा वो इंडिया ही है। तो इस वक्त तो समझिए कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उस पे मेरा और आपका दिल तो दुखता है। मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया ही डालेगा। बिल्कुल सेक्युलर फोर्सेस डालेंगी। वो बैक नजर नहीं अगर नजर ना आ रही होती तो ये बलवे ना होते, ये शाहीन बाग का किस्सा ना होता। जिन औरतों को मोदी सरकार ये कहकर अपने साथ मिलाया करती थी कि ये मुसलमान मर्द तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं, वो औरतें वहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी और उन औरतों पर इन आरएसएस के लोगों ने जुल्म ढाया है। आप देखिए ना, इक्वेशन तब्दील हो रही है। फिर जो बातें हमें सुनने को नहीं मिलती जो बहुत अहम है, 3000 दालित्स ने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया है, ये उनके लिए दहला देने वाली बात है। मस्जिद में तकरीर की है। जी बिल्कुल। तो जो दो दालित कम्युनिटी, और ये आज की किस्सा नहीं है, ये किस्सा साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है। जब ये गांधी को ग्लोरीफाई करते हैं तो ये अम्बाकर को की बात नहीं करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इंडिया को बेड़ियां इंडिया ही डालेगा और इस वक्त इंडिया के साथ जंग में। तो मेरा ख्याल है कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप, क्योंकि जाहिर है कि आपकी एक बड़ी दूरस्थ निगाह है और हम तो आप बड़ा फ़ख्र करते हैं आप पे, आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान इस अपनी तवज्जो हटाने के लिए तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी, इसकी क्या ये पाकिस्तान पे हमला करने की जुर्रत कर सकता है? इसकी जुर्रत की बात नहीं है, सर्वाइवल की बात है। करेगा मोदी सरकार अपनी बका के लिए ये कर सकते हैं और इसीलिए चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों और चाहे हमारे चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ हों, जो कहते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आप देखिए कि आप मुस्तकिल लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ जो है वो जारी है। और वो तो ये कि उनको सख्त जवाब मिल जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रोवोकेशन तो मुस्तकिल होती है। तो आप बिल्कुल खारिजुल इम्कान ये बात नहीं है, लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल इमर्ज होगी। और जैसे कि आज इमरान खान साहब ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील की है, खुदा करे कि इस सूरत हाल बनने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरवीन करे। और इसलिए ना इंटरवीन करे कि ये इंडिया पाकिस्तान का किस्सा है, इसलिए इंटरवीन करे कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। आज 8 माह की बच्ची भी जिंदा जली है और 80 साल की औरत भी जिंदा जली है। तो अगर पूरी दुनिया जो है इस जुल्म पर खामोश बैठ सकती है तो फिर शायद हम आगे बढ़े ही नहीं। सही कह रहे हैं। हम बक़ी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपने इतनी रवानी से और इतने सियाक़ सबाक़ के हवाले से मतलब ये कि बातें की हैं। और ख़ातिर हज़रात, बात असल ये है कि मैं हम बक़ी के इस ख्याल से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ और मेरी भी ये राय है कि हिंदुस्तान अपने आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि ख़ुद उनकी माशी सूरत हाल भी बड़ी ख़राब हो रही है, तो वो ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाए या कोई फ़ाल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन किया जाए। मगर ये हम बक़ी का जुमला बहुत सही है कि सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगी और अब इस ख़तरनाक सूरत हाल को टालने की सिर्फ एक ही सूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़ के सूरत हाल को संभालना चाहिए। शुक्रिया।